प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। जैसा कि आपका जो है गणित का पेपर होने वाला है, तो आज हम आपको हल कराएंगे एक मॉडल पेपर। आइए शुरुआत करते हैं। और बहुविकल्पी इस प्रश्न है, 2 प्रश्न लिखे हुए हैं मॉडल पेपर के। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो उनके एलसीएम का मान होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। आपको एक फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसका प्रयोग करेंगे। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है a इंटू बी। ए और बी क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो एलसीएम निकालना है हमको, तो हम एलसीएम बराबर लिख लेंगे a गुणे बी और बटे में हो जाएगा आपका एचसीएफ। इनका मान रख दीजिए। इनका मान रखेंगे तो a और b कितना है 96 इंटू फिर क्या है 404 और डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 4, क्योंकि एचसीएफ का मान आपको 4 मालूम है। तो 4 डिवाइड कर लीजिए तो क्या होगा, 4 एक कम 4 0, 4 एक कम 4 कट गया। 101 का 96 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ करके देख लेते हैं। 101 में 96 का गुणा, 6 एक कम 6 0, फिर 6 एक कम 6, फिर 9 करेंगे, 9 एक कम 9 0, 9 एक कम 9, तो क्या हो गया 6, फिर 9, फिर 6 और 9। मतलब कौन सा विकल्प सही है, ये डी वाला विकल्प सही है। इस तरह से आप भी तुरंत जो है फार्मूला रखते हुए, रफ काम करते हुए, पीछे दिया रहता है जगह, वहां पे करके आप जो है इसको विकल्प ज्ञात कर लेंगे। अब आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो ये एक्स वाई हो गया। एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम डी बराबर फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ज्यादा मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि विकल्प है, इसको जल्दी से जल्दी आपको लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख लेंगे। किसका रखेंगे, एक्स का मान क्या हो गया 2 का वर्ग और वाई का मान हो गया 5 का वर्ग। तो हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 पचम 25, 25 4 29। कौन सा विकल्प सही है, ये सी वाला विकल्प इसका सही है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को हल करते चले जाएंगे। अब हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे और उसको जो है हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, आइए देख लें क्या है क्वेश्चन संख्या 2 में। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 जो है दिया हुआ है, छोटा सा सवाल है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या, आइए यहां लिखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 में दिया गया है कि अंडर रूट टू और प्लस 10 45 डिग्री। अब ये सूखा नहीं है, तो सूखा नहीं है इसलिए जो है स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ इसको सूखा किया जाए, पहले सूखा करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन संख्या 3 में आइए। क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान होगा। मान दिए हुए हैं, कितने मान दिए हुए हैं। पहला मान देखो, a का मान है, थोड़ा स्पष्ट कम आ रहा है, अंडर रूट 2 माइनस 1। फिर दिया हुआ है दूसरा मान b बराबर दिया हुआ है अंडर रूट 2। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं। फिर हो गया अंडर रूट सी का मान दिया, सी वाले में दिया गया है अंडर रूट 2 प्लस 1 और डी में दिया हुआ है
√2 + 2, इसको हल करके हमको ज्ञात करना है। तो आइए, थोड़ा स्पष्ट कम है लेकिन फिर से मैं यहाँ लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है, सॉल्व में आते हैं। तो सॉल्व में क्या दिया, √2 + tan 45। ठीक है, तो आपको tan 45 का मान याद है, आपको 30, 45, 60, 90 सबका मान याद रखना होगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मान, इसका मान हो गया आपको 1। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, √2 + 1। सवाल हुआ √2 + tan 45 का मान क्या होगा, इसका मान आपको मिल गया। क्या मान है इसका, √2 + 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी आपको करना है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि sec स्क्वायर a, कह रहा है चौथे में कि sec स्क्वायर a और -tan स्क्वायर a का मान होगा, ये कह रहा है। और ऑप्शन में दिया गया है क्या, ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया गया है 2, और सी में दिया हुआ है 3, और डी में दिया हुआ है 4। आइए आप इसका मान रख सकते हैं। देखो आपको याद होगा जो है सर्वसमीकाएं आपको याद होंगी। अगर आप याद करे होंगे 3 सर्वसमीकाएं बताई जाती हैं। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। दूसरा बताया जाता है sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1। और तीसरा बताया जाता है cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा = 1। उसी में से यह भी एक है। तो क्या करेंगे, इसका मान क्या रहेगा, डायरेक्ट आप कर दोगे कि इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर आप कहो कि कैसे हुआ 1, हमको नहीं याद है, तो सेक का क्या मान होता है आपको मालूम है, 1/में cos स्क्वायर है। और tan क्या होता है, sin स्क्वायर a/में cos स्क्वायर a। और ये नीचे एलसीएम बराबर हो गया, 1 - sin स्क्वायर a हो गया बटे में cos स्क्वायर हो गया। पहली सर्वसमीका अगर याद है कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, तब तो जब साइन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, cos के। तो cos के बराबर आ जाता है। और यहाँ पहले से ही cos रहता है तो काटने पर दोनों कट करके 1 आ जाता है। लेकिन आपको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है, इस छोटे से सवाल में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या पहुंच गया हमारा 5 में कह रहा है कि यदि समीकरण में, देखो यही लिख रहा हूं, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर है ये 5। कह रहा है समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 तो y का मान होगा, ये कह रहा है। क्या होगा, तो इसके लिए इसने ऑप्शन दे दिया a = 2, b = 3, c = 4 और d बराबर कह रहा है 5। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। देखो आप x का मान रखोगे तो y का मान निकल आएगा। ठीक है, लिखोगे 2 कितना दिया है, 2x + 3y = 11 में x का मान रखने पर देखो जब आप रफ काम कर रहे होगे तो डायरेक्ट आप कर लेना, यहाँ मुझे समझाना है आपको, इसलिए जो है मैं ऐसा पूरा लिख रहा हूँ। रफ काम करो, फटाक से मान यहाँ x की जगह पर रखो और y का मान प्राप्त कर लो। क्या हो जाएगा, 2 × x का मान कितना है 1 + 3y = 11। तो 2 कम 2 हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा 11। तो दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे, 11 - 2 = 9 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9/3 और 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, सवाल संख्या है अब 6। क्या कह रहा है, 6 में क्या दिया है, यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है एक एपी है,
एक एपी है। एपी आप जानते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं। 21 है, 18 है, 15 है, यहाँ डॉट डॉट का वह पद जिसका मान क्या दिया गया, -81 है होगा। यन का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका मान निकालने के लिए कह रहा है? यन का। तो ए में कह रहा है 31वां, फिर कह रहा है बी में कह रहा है 33वां, फिर कह रहा है सी में 35वां, ठीक है, और फिर डी में कह रहा है 37वां, ये कह रहा है। अब देखते हैं, आपको मालूम है कि ए कितना है, इसमें 21 है। डी का मान सार्वंतर जिसको कहते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के आता है। 18 माइनस 21 मतलब होता है -3 हो गया। अब टीएन यनवा पद एन बराबर कह रहा है, चाहे टीएन कहो चाहे एन कहो, -81। फार्मूला क्या होता है, अगर आपने याद कर रखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी का मान रखने पर एन का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान रखिए, ए का मान कितना रखना है, 21, और n -1 ऐसे ही रहने दो। डी का मान रख दीजिए -3 बराबर -81। गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस -3n और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर 81। आगे यहाँ देख लीजिए क्या होगा, 21 और 3 क्या होता है, 24 होता है। -3n है, -81 है, तो -3n बराबर, पक्षांतर करिए 24 को, दूसरी तरफ गया तो माइनस में ही हो गया। तो 4 और 1 5, माइनस माइनस जुड़ता है ना, माइनस माइनस जुड़ता है, तो क्या होगा, 8 2 10, और ये माइनस में हो गया, यहाँ -3n है, तो n बराबर -105 बटे -3, तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, तो n का मान क्या हो गया, 35। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आपने कितने सवालों का हल देखा, 6 सवालों का हल देखा। अब हम आगे इसके अन्य सवालों को हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको इरेज कर लिया जाए, उसके पश्चात, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। पहले ये जो है इरेज करके फटाफट हम इसको 20 विकल्पों को, पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसी तरह से आपके सवाल आएंगे मिलते जुलते, क्योंकि कोर्स से बाहर नहीं आता। बच्चे एग्जाम देने के बाद कहते हैं बहुत हार्ड था, बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सरल क्वेश्चन ही आता है। दिक्कत कहाँ होती है कि आपको फार्मूला नहीं याद रहता, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता, तो आप जो है अपनी कमियों को पेपर के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि आपका सम्मान बचा रहे। ऐसा नहीं सोचना है, मेहनत करिए जम के, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन है सवाल संख्या जो है 7, ठीक है, सवाल संख्या 7। देखो इसमें कह रहा है सातवें में कह रहा है, पहले सुन लीजिए, एक थैले में 2 नीली, लिख दे पूरा सवाल, ठीक है। एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या, चलो लिख देते हैं। एक थैले में क्या दिया गया है, 2 नीली, फिर क्या कह रहा है, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छया माने इच्छानुसार माने कोई उसमें चुनना नहीं है, जो भी निकल जाए, यदृच्छया निकाली जाती है, ठीक है, निकाली जाती है। फिर क्या कर रहा है, इस
गेंद के लाल नहीं होने की, इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है। तो कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प में से 5/9 एक दिया गया है, दूसरा दिया गया है 4/9, तीसरा दिया हुआ है 1/3 और अंतिम दिया गया है 2/9। ठीक है, तो कुल गेंदों की संख्या पहले कुल लिखेंगे। कुल गेंदों की संख्या कितना दिया गया है? 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 3 2 5 4 9 हो गया। ठीक है, अब फिर नीली और सफेद कितनी गेंदें हैं? नीली और सफेद गेंदों की संख्या हमको कह रहा है क्या? हमको चाहिए कि लाल ना हो, तो नीली और सफेद जोड़ लीजिए। नीली व सफेद गेंदों की संख्या तो 2 + 3 बराबर हो गया 5। 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 5। फिर लिखेंगे सफेद, नीली या सफेद गेंदों की संख्या, ये हो गया। अगर हम ये लिखें या तो सीधा लिख सकते हैं, ये हो गया। तो लाल गेंद न होने की संख्या कितनी है? 5 ही है। माने ये दोनों लाल, नीली और सफेद है, तो लाल और गेंद नहीं है, तो उसकी संख्या 5। क्योंकि जो बाकी बचे हुए हैं 4 गेंद, वो तो क्या है? लाल हैं। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल गेंद न होने की प्रायिकता कई बार नहीं है, 5 गेंदें लाल नहीं है वो, और कुल गेंद कितना है वो, तो 5/9 लाल गेंद न होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद की होती तो 4/9 आता। तो आपको मिल गया विकल्प कौन सा? पहला वाला ही विकल्प सही है, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट होता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ एस टोटल लिखते हैं, यहाँ पे यस करके लिखते हैं, टोटल नंबर जो होता है, इस फार्मूले से लगाया जाता है। और आपको ये चीज मालूम है क्योंकि आप अभ्यास पढ़े हैं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। किसी घटना की, ये तो रटने की चीज थी, ठीक है, अभ्यास के पहले दिया रहता था। किसी घटना के अवश्य घटने की प्रायिकता देखो विकल्प क्या क्या दिया गया है, आप बता दें। देखिए विकल्प क्या दिया जाए, जैसे विकल्प हो जाएगा, ये सब आप पढ़े रहेंगे, सिर्फ सोचिए कि एक्सरसाइज में से आता है, अभ्यास में से सिर्फ आएगा तो नहीं, मतलब पूरे चैप्टर जो रहता है उसमें से आता है। जो थ्योरी रहती है वो भी आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि वही तो आपको कॉन्सेप्ट बनाता है। पूरी अवश्य घटना माने 100% होना, 100% माने होना 1, और घटित न होने की, बिल्कुल भी न घटित न होने की प्रायिकता क्या होती है? 0। अगर कोई चीज असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 है, और 100% अवश्य होने की संभावना है तो उसकी प्रायिकता क्या है? 1 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद रखने की चीज है, इसको याद रखना। फिर क्या आया? अब आते हैं अगले सवाल में, फिगर दिया हुआ है सवाल संख्या 9 में। आइए सवाल संख्या 9 में क्या दिया गया? दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में क्या दिया गया है? DE पैरेलल BC, तो DE बटे BC का मान होगा, कितना होगा, ये आपको बताना है। विकल्प भी इसमें दिए गए हैं, पहले फिगर भी देख लीजिए। क्या है फिगर? ऐसा जो है एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ नाम इसका लिख लेते हैं ABC। ठीक है, ये आपका आ गया इतना, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये अलग से दिया गया है 6 सेंटीमीटर,
और ये दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डीई और बीसी का पूछ रहा है। विकल्प क्या क्या दिए गए हैं इसमें ये देखो। ए में कह रहा है 1/3, बी में कह रहा है 1/2, सी में कह रहा है 2/3 और डी में कह रहा है क्या 1/4। ऐसे सवाल ही आएंगे, सवाल बदलेंगे बस, लेकिन तरीके यही रहेंगे। इसलिए जो है आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। अब देखो क्या है, आपको मालूम है जब यह डीई और बीसी पैरेलल है तो ट्रायंगल जो है एडीई जो होगा ना वह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के। तो तीनों भुजाओं का एक जो है अनुपात बनता है, तीनों भुजाओं का। तो आप लिख लो कि डीई और बीसी का अनुपात क्या होगा। डीई और बीसी का अनुपात क्या होगा, देखो छोटी भुजा बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा कोई भी ले लीजिए आप, वो आपको काम बन जाएगा। तो आप लिखेंगे छोटी भुजा बड़े बटे में बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा एडी माने 3 और एबी माने 3 + 6, तो 3 और यहाँ 9 हो गया। तो 3 एकम 3 हुआ और 3 त्रिका 9 हुआ। क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इधर से लेते अगर 2 करते और 2 + 4 करते, अगर ये वाली छोटी भुजा बड़ी भुजा लेते तो आ जाता 2 और 6, ये भी घटाने पे 1/3 ही आता। तो मैंने विकल्प क्या बन गया, 1/3। आपको याद होगा, आप इसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे, है ना। तो हम जो है बाकी इसको लगाते हैं। आगे आइए, क्या दिया हुआ है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या है, चलो यहीं लिख लेते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बिंदु, ठीक है, Q से एक वृत्त, देखो सवाल लिख रहा हूं इसलिए समय लगेगा, ठीक है। अगर सवाल आपके पास रहता या जो है मैं सिर्फ दिखा करके क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ जाऊं तो जल्दी हो जाए जो है, ठीक है। एक बिंदु Q से, लेकिन आप समझिए कैसे सवाल देता है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, देखो विकल्प लगाने से बहुत से फार्मूले जो है आपके माइंड में आ जाएंगे। 25 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या हो सकता है त्रिज्या, 4 ऑप्शन क्या क्या है। ए में दिया गया है 7 सेंटीमीटर, बी में दिया है 12 सेंटीमीटर, सी में दिया गया है 15 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 24.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हम देखते हैं। क्या करेंगे इसको, आइए देखो पहले भी बना लीजिए। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हो गया वृत्त, ठीक है। यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये हो गया कौन, Q से बाहर एक बिंदु है Q, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिज्या से संपूर्ण बनता है स्पर्श रेखा पे, ठीक है। और इसको मिला दिया आपने, इसको इससे मिला दिया, ये हो गया केंद्र बिंदु, ठीक है। तो कह रहा Q की केंद्र से दूरी 25 है, माने लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, लेकिन जब लंब या वर्ग निकालते हैं तो कर्ण के वर्ग में से घटाते हैं। तो आप सीधा लिख लीजिए, मान लो Q है, इसका कुछ नाम लिख दीजिए, P कर दीजिए। तो लिखिए OP बराबर, OP का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घट जाएगा, लेकिन जब OP का वर्ग घटाएंगे दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाएगा। तो लिखोगे आप OQ, 90 के सामने वाली बड़ी भुजा होती है, OQ² - PQ², तो मान रख दीजिए 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, तो क्या हो जाता है 625। 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग हो जाता है 576 और बराबर आ जाता है, ये बराबर कितना आता है, हाँ देखो 5 में 15 में से 6 गया तो 9 और ये 11 है, 11 में 7 गए 4,
फिर जो है 5 में 5 गया 0, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो 7 कहाँ है? पहला ऑप्शन ही इसका सही है। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? जो है स्पष्ट दिख रहा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाया जाए। तो जगह बना लिया जाए पहले। इस तरह से आप कंटिन्यू सवालों को हल करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं और कोई समय नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा जो है बातों को ध्यान रखिए। क्लास में जो पढ़ाया गया है वो चीज़ थोड़ा अपने दिमाग में रखिए और बहुत आराम से आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। कोई घबराने और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम हॉल में। सबसे बड़ी चीज़ होती है परीक्षा सेंटर पर धैर्य बनाए रखना। लेकिन हाँ, आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। बहुत धैर्य ही बनाएंगे और आपकी तैयारी कुछ नहीं है तो क्या सब धैर्य धरा ही रह जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अब 10 की बारी है। 10 और देखते हैं, फिर 10 क्वेश्चन इसका और आगे बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन देखिए, ये पेपर है, पेपर से ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल के बोर्ड का पेपर है जो कि आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नेट पे निकाला गया है, इसलिए आप गंभीरता से जो है इसको पढ़िएगा। अब आइए, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड, यहाँ देखिए, आगे बढ़िए। क्या लिखना है कि त्रिज्या, यहाँ क्वेश्चन संख्या 11, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड और जिसका कोण 30 डिग्री है, कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप होगी। ठीक है, ये है कितना दिया है। ए में π/2 सेंटीमीटर, बी में दिया गया है पाई सेंटीमीटर, सी में दिया गया है 3 π/2 सेंटीमीटर और डी बराबर 2 पाई सेंटीमीटर। देखिए, आपको वृत्त वाला चैप्टर में चलना होगा। वहाँ पर आप जो है चाप की लंबाई जब निकालते थे, चाप की लंबाई बराबर जब निकालते थे चाप की लंबाई, तो आप फार्मूला आता था, क्या आता था 2πr θ/360। ठीक है, देखो जब 360 पूरा चक्कर रहता है तो उसको परिधि कहते हैं 2πr। जब थीटा कोण से छोटा ले लेते हैं, छोटा, जैसे ये सर्कल हो गया और कह रहा है बस इतने का बताओ, पूरा राउंड होता है तो 2πr, और पूरा राउंड नहीं होता, बस इतने डिग्री के सामने आपको निकालना होता है, इतने का बस, तब कहते हो कि इसका 360 से अनुपात क्या है, तो θ/360 अनुपात निकाल लेते हैं। जो है थीटा का 360 से क्या अनुपात है, उतना ही पूरे परिधि में भी उसका अनुपात हो जाता है। तो आप इस फार्मूले पे आएंगे, 2πr का मान दिया है क्या 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 30 बटे में क्या हो गया 360। ठीक है, ये क्या हो गया 2 छंग 12, 12 तिहाई 36, 360 है तो आ गया पाई बटे में 360 सेंटीमीटर, तो 360 और 360 कट गया, पाई सेंटीमीटर आ गया। अंदाज से कोई काम नहीं करना है, आपको अंदाज से कोई काम नहीं करना है, जो आपके समझ में है बस उसी के हिसाब से उसको हल करना है, क्योंकि अंदाज से सवाल हल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे आइए, अगले सवाल पे आते हैं। क्या दिया गया है, 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर इस ठोस पर रखा है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या एक बेलन है, एक बेलन हो गया। ठीक, चित्र नहीं दिया है, ये है
बेलन है, इसकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना दी गई है, ऊंचाई दी गई है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है रखा, इसके ऊपर एक, पहले तो ये आप बना लीजिए बेलन, अब इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो जितना ये त्रिज्या होती है उतना ये भी त्रिज्या होती है 3 सेंटीमीटर का, जितना दिया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वो मैं लिख देता हूँ, सवाल नहीं लिखा पूरा क्योंकि बेलन मैंने सवाल पढ़ दिया कि 3 सेमी त्रिज्या की एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है वो देख लीजिए। कह रहा है 35 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में कह रहा है 53 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी में कह रहा है 55 पाई, क्या कह रहा है 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद डी में कह रहा है, डी में 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुक्का तो लगना नहीं है। आइए देखते हैं क्या होगा। कुल टोटल सरफेस एरिया, आपको मालूम है बेलन का होता है, तो बेलन को ऊपर का हो गया ये कर्व वाला, तो 2 पाई आर एच ये होता है। नीचे जो है, नीचे का होता है, गोला रहता है वहाँ, पाई आर स्क्वायर। इसका आधे गोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पहले जोड़ लीजिए 2 पाई आर एच, और ये दोनों 2 बार है 1 बार है, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। कॉमन कर लीजिए जो कॉमन हो, तो लिखेंगे कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, 2 एच यहाँ बच गया और 3 आर यहाँ बच गया। मान रखेंगे पाई गुणे आर, आर का मान कितना 3, 2 इंटू एच माने 5, 3 गुणे 3 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे देखिए यहाँ पे, देखो 3 पाई आगे है, ठीक है, अंदर क्या हो गया 5 दूनी 10 प्लस 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई हुआ यहाँ पे और 10 9 19 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 19 त्रिक 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहती इसमें। कितना कितना पृष्ठ मिल रहा है, जैसे ये है इसका ये पूरा मिलेगा, ये पूरा मिलेगा, ये पूरा मिलेगा, जो जो है उसको आपको जो है नोट करते जाना है, उस पर ध्यान देते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से इसको आपको करना था, जो कि आपने कर लिया। 57 कहाँ है भैया, ये रहा 57 आपको मिल गया। अब आइए क्वेश्चन संख्या कितना हो गया, क्वेश्चन संख्या ये हो गया आपका 12। 13 चलते हैं। 13 भी ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। आइए इसको लिख देते हैं, तब समझ में आपको आएगा अक्षरशः। ठीक है, देखो क्या दिया है 13 में, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से क्या किया गया है, मिलाया गया है। इस प्रकार क्या कह रहा है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का, ध्यान सुनना है, स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। नहीं मालूम है क्या क्या कह रहा है, 90 होगा, बी में कह रहा है 60 होगा,
सी में कह रहा है 45 डिग्री होगा और डी में कह रहा है 30 डिग्री होगा। ये कह रहा है ये चीजें। आइए पहले इसकी बात को समझें। क्या कह रहा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। चलो एक वृत्त पहले बना लो, ये वृत्त हो गया, एक केंद्र हो गया, ये स्पर्श बिंदु को यहाँ पे एक स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है। ठीक है, इसका नाम पी क्यू रख लो, यहाँ कर लो आर, ये सेंटर हो गया ओ, इसको यहाँ से मिलाया गया है। ठीक, एक बात किया मैंने। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। हाँ, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ बना कोण ये देखो समकोण होता है। लिखा बड़ा था, काम बहुत छोटा था, फिगर बनाए बिना आपको समझ नहीं आएगा। अगर समझ में आता है कि हाँ त्रिज्या स्पर्श रेखा का कितने अंश कोण बनाती है, 90 बनाती है, तो फटाक से आपका विकल्प कंप्लीट हो गया है ना। आप इसको समझ गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये याद रखने की चीजें होती हैं। यहाँ 90 बनाता है ये। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। सरसंख्या याद है कि नहीं? सरसंख्या अगर याद हो तो आप उत्तर भी पता हो जाएगा, नहीं होगा तो आइए देखते हैं। -1 सी का मान cot स्क्वायर ए और ये होता है डी का मान tan स्क्वायर ए। सॉल्व करते हैं इसको। आइए 1 + tan स्क्वायर ए हो गया और 1 + ये हो गया cot स्क्वायर ए। देखो सर संख्या नंबर 2 में कहता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। माइनस tan स्क्वायर जब गया 1 के साथ तो सिर्फ बच जाएगा क्या, सिर्फ बचेगा sec स्क्वायर ए। सर संख्या नंबर 1 से लिख दूं क्या, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 से। यहाँ पर ऐसे ही होता है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये चला गया उधर तो आ गया यहाँ पे cosec स्क्वायर ए। sec किसका उल्टा होता है, 1/cos स्क्वायर का, और cosine किसका, cosec किसका उल्टा होता है, 1/sin स्क्वायर का। जब इस वाले डिवाइड को बदलते हैं तो गुणा बन जाता है। ठीक है, 1/cos स्क्वायर ए, ऊपर चला गया ये sin स्क्वायर ए बटे में 1। जब भाग को गुणा बदलते हैं तो उलट जाता है। तो मान क्या मिला, sin ए बटे में cos ए का होल स्क्वायर, मतलब tan ए का होल स्क्वायर, मतलब कि tan स्क्वायर ए। ये ऑप्शन कौन सा है, लास्ट वाला है, यही इसका हल होगा। अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। थोड़ा सा जलपान कर लिया जाए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में कह रहा है 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये देखिए, जैसे ये सवाल दिया गया है, यहाँ पर 30 दिया है तो वहां कह रहा है 60, 30 दिया है तो वहां कह रहा है 60। व्यवस्था इसी तरह की है, व्यवस्था क्या है, इसी तरह की है, लेकिन वहां चाप की लंबाई कह रहा था। इसमें ये पूरा जो भाग है, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस उसमें क्या होता है, आपको गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर होता था। अब जो है थीटा के साथ अनुपात 360 का लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। बस इतना फर्क होने वाला है। तो सवाल ज़्यादा फर्क नहीं है इससे, लेकिन थोड़ा सा
इसका बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन मिटाना तो है ही, तो इसको पूरा बदल देते हैं, पूरा बदल देते हैं इसको, क्योंकि नए सिरे से इस सवाल को लिखा जाए, जिससे कि आप समझ सको अच्छे से जैसे क्वेश्चन दिया गया है। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। अगर आप नियमित रूप से पढ़े हैं, रेगुलर विद्यार्थी रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आता है तो क्लास की चीज़ें याद आ जाती हैं, जब टीचर आप पढ़ा रहे होते हैं, अब आप गेस कर लेते हो कि हाँ कैसे कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि क्लास में जो क्लास लेता है उसको क्लास की बातें याद आती हैं कुछ न कुछ करके एग्जाम हॉल में। ठीक है, और अगर आप आँख कान सब बंद करके रखे हो तो भाई आपको कौन सिखा सकता है। तो आइए देखते हैं, 15वें सवाल में कह रहा है, 15वें नंबर सवाल में कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप, त्रिज्या के एक वृत्त का चाप, ठीक है, यहीं से चाप केंद्र पर क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, बनाता है, मतलब करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए, ये पेपर सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं कि यही पेपर आने वाला है, मतलब ये है कि आपके एक नज़र में पूरे चैप्टर का जो है एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, सारे फार्मूलाज का जो है बिखरे हुए हैं। तो 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहा है, बी में कह रहा है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में कह रहा है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में कह रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आपको बताएं फार्मूला, क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर θ/360। ये सब तो याद रखना चाहिए, नहीं याद है तब फिर जो है आपको कोई वीडियो भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप फार्मूला याद करिए तब आप प्रैक्टिस करने बैठिए जो है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो बचा के रखना है, नहीं रखना है, तो लिखेंगे 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, और थीटा मतलब कितना है 60, बटे में कितना है 360, भाग दीजिए 60 एकम 60, 60 छक्के 36, ये हो गया, और 7 से 7 एक स्क्वायर है कट गया। ठीक है, 22 है और 6 है तो 2 तिहाई 6, 2 11 में हो गया, तो आंसर क्या आएगा 11 सत्ते 77, और बटे में हो गया 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। बताइए क्या कठिन था। अगर आपको चाप की लंबाई निकालना होता है तो जो सी रहता है, सी के साथ में थीटा बटे में 360 लिखते हो, सी माने परिधि सरकमफेरेंस, और जब ये रहता है त्रिज्यखंड निकालना होता है, जो वृत्त का एरिया होता है ए, θ/360 करना होता है। हाँ, सी का मान पूरा 2 पाई आर करके चलते हैं, ए का पूरा मान जो है पाई आर स्क्वायर लिख करके चलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये हल होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत आसान पेपर है। ठीक है, पिछले साल का पेपर है, जैसे एक ही साल में कई पेपर बनते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कोड के जो है पेपर भेजे जाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं फंसते, दूसरे पेपर में भी अगले साल भी आ जाते हैं, नहीं तो उस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आता तो पेपर क्वेश्चन में से ही है। तो क्या दिया है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, आइए देखते हैं, 6 सेंटीमीटर, बी में कह रहा है 9 सेंटीमीटर, सी में कह रहा है 12 सेंटीमीटर, और डी में कह रहा है 15 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। तो आइए भैया, कह रहा है गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना,
कर्व सरफेस एरिया चाहिए, दिया गया है 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है गोले का? 4πr² होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, याद रखना है आपको। तो 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 पचे 35, 1 36 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 31, ठीक है, बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 हो गया 22/7 r² बराबर 3 1 6 8 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, कैंसिल करो, बाकी ले जाओ उधर। 3 1 6 8 बटे में 4 भी नीचे आ गया और 22 भी नीचे आ गया। थोड़ा थोड़ा कर कटाइए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 3 बच गया 36 हो गया, 4 9 36, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो 2 से करोगे तो 1 1 और 2 से 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12 और 11 से करोगे 11 3 33, 11 6 66। तो r² का मान क्या आया है? 36 आया है। 36 माने 6 का वर्ग आया है। स्क्वायर कट जाएगा, r बराबर क्या लिख लोगे? 6 सेंटीमीटर। कौन सा सही है भैया? पहला ही ऑप्शन सही है। अगर फार्मूला आपको याद है तो कैलकुलेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त क्या है? फार्मूला आपको याद रहे, जिसका नाम ले फट से उसका फार्मूला रख देना है। जिस चीज का नाम ले फट से उसका फार्मूला आप रखिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अब सवाल नंबर चलते हैं 17 में। 17 में बहुत बढ़िया सवाल, बहुपद प्रश्नावली का है। कह रहा है द्विपद बहुपद, ठीक, px बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का, जो x का मान निकलता है, शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल होगा, क्या होगा? कोई एक होगा। क्या कह रहा है? ए में कह रहा है -1, बी में -1/4, सी में 1/4 और डी में 1। देखिए चाबी पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। हो सकता है पूछ लेता कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? लिखेंगे px बराबर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कर दो। a बराबर क्या मिला? 4, b बराबर क्या मिला? -4, c बराबर क्या मिलेगा? -1, a b c, ये हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे में a। c का मान कितना है? -1 और a का मान कितना है? 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से द्विघात समीकरण में जो होते मूल होते हैं उनको उसमें भी निकलता है, और बहुपद में जो है शून्य कहा जाता है उसमें भी निकाला जाता है, इसी तरीके का प्रयोग करते हुए। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। बहुत सरल है, बस आपको याद रहने की जरूरत है। अगर योगफल कहा होता तो योगफल का होता है फार्मूला, बता दूं कि -b/a, लेकिन जब होता तब यह आएगा, तब आप करेंगे। अब क्या कर रहा है? 17 के बाद हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे 18 की ओर। 18 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 में इसने कहा कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा। ये मजेदार आ गया। द्विघात के बाद जो है 18 कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविक्त कर, जिसको डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर होगा। डी का मान होगा, क्या होगा? ये कह रहा है 0 होगा, बी कह रहा है 1 होगा, सी कह रहा है 2 होगा, डी कह रहा है 4 होगा।
रुको बेटा बताते हैं, पहले सॉल्व कर लें बताएं। लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ आपको विस्तार से नहीं लिखना है विकल्प वाले में, आपको हल करना है, लेकिन हाँ तरीका मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है तो एक जगह पे हो गया 3, बी की जगह पे हो गया -4 और सी की जगह पे हो गया 4/3। डी का मान होता है विविधकर्ता b² - 4ac, सबका मान भर दीजिए। बी की जगह पे -4 का वर्ग -4, ए का मान 3 और सी का मान 4/3, 3 3 कट जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और ये भी 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर लिए। अब बचते हैं 2 सवाल, जो है आपको कहाँ से स्टैटिक्स से लिया गया है, सांख्यिकी से लिया गया है। आइए उसको भी हम कर लेते हैं, लेकिन पहले जगह बना लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए पहले जगह बना लें। क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से 2 सवाल हम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए करते हैं। सवाल संख्या 19। सवाल संख्या 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ठीक सारणी से माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल देखो, ये वर्ग अंतराल दिया गया है, लेकिन हमको बदलना पड़ेगा। वर्ग अंतराल ये इस सीरीज में दिया गया है, ऐसे हमको ऐसे लिखना है। तो क्या दिया गया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 ये दिया है। और यहाँ दिया गया है बारंबारता, जिसको कहते हैं यफ। क्या दिया गया है 4 6 6, 4 6 6, 5 4 5 4। यहाँ पर मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करते हैं, यक्स कहा जाता है उसको। तो 0 4 के बीच में आएगा 2, 4 8 12, 12 का आधा हो जाएगा 6। ठीक है, 12 8 20 का आधा हो जाएगा 10। देखो 4 4 बढ़ रहा है, तो 10 चौक 4 14 और 14 4 हो जाएगा 18। ये हो गया। यहाँ पर fx सिग्मा fx या s fx निकालते हैं, दोनों गुणा। 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 10 छंग 60, 5 14 पंचे 70, 18 चौक 72। ये हो जाता है। यहाँ ऐसे खींचा रहता है, आप लिखते हो टोटल लिखते हो टोटल। ये पूरा कितना है जोड़ते हैं, ये पूरा जोड़ते हैं। ठीक है, तो 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 5 25 ये जोड़ते हैं। आओ 6 2 8, 8 8 16 हो गया। और ये 7 7 14, एक इसको हासिल दे दो, 7 ये भी हो गया, 7 21, 21 और 3, 21 और 3 हो गया 24। तो जब क्या कह रहा है माध्य को कहते हैं यक्स बार। ठीक है, तो कहते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, माने सभी f वाले पदों का योग और सिग्मा सभी fx वाले पदों का योग। तो 2 4 6 बटे में 25, तो क्या हो जाएगा 25 दहम्मा 250 होता है, लेकिन 250 है नहीं। ऑप्शन में आइए ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो देख लें। ए में दिया गया है 8.32, बी में दिया गया है 8.76, सी में दिया गया है 9.84 और
डी में दिया गया है 10.36। दहम्मा जा नहीं रहा है, इसलिए तो नहीं होगा। ये हो सकता है। अब भाग कर देकर दिखा दे आपको क्या होगा सही। अच्छा एक काम करिए, 4 गुणा कर दीजिए तब भी काम बन जाए, क्योंकि 100 बन जाएगा, दशमलव बदल देंगे। 4 छंग 24, 4 चौक 16, 17 18, 4 दूनी 8, 1 9 और बटे में 100 दशमलव बनाया तो 9.84। कौन सा? ये मिल गया आपको। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। देखो सवाल छोटा है चाहे बड़ा हो, लगाना तो पड़ता ही है। ठीक है, लेकिन हाँ आप इसको बहुत विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं होती, बस समझने लायक ये काम रफ में करके तभी आएगा, बिना रफ में करे ये सवाल आना नहीं है। ठीक है, हाँ आप ये सब सजाने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट लिखिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आप इसको दोहरा कर देख लेना कैसे इसको लगाया गया था। यक्स जानते ही हो, दोनों जोड़कर आधा, दोनों जोड़कर आधा, दोनों जोड़ आधा, दोनों गुणा करते हैं, इसका जोड़ इसका जोड़, इसमें इसका भाग देते हैं, माध्य निकल आता है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है इसे? माध्यिका, इसका उल्टा है माध्यिका। माध्यिका के लिए चलो जगह बना ले, इसको आपने देख लिया। ठीक है, माध्यिका के लिए कर लेते हैं। माध्यिका में क्या कहा है उस पर आ जाइए। माध्यिका के लिए माध्यिका हल करते हैं। माध्यिका ऐसे ही निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग होगा ये कह रहा है। ठीक है, माध्यिका वर्ग होगा ये कह रहा है। तो क्या होगा भैया? माध्यिका वर्ग के लिए एक दिया है 6, एक दिया है 8, एक दिया है 10, एक दिया है 9, एक दिया है 12। सबसे ज्यादा कौन सा दिया हुआ है? 10। सबसे नहीं, सबसे अधिक है 12। तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा 40 50। चलो लिख के देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। 20 में निम्नलिखित ठीक सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। देखो क्या क्या दिया गया है, हल नहीं करना है इसलिए सीधा बस लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हल करना होता तो 36 जगह पे ऊर्ध्वाधर लिखते, और यहाँ बारंबारता। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया गया है। ऐसे अलग रहता है ये। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? दिया है 6, ये दिया है 8, ये दिया गया है 10 और ये दिया गया है 9 और ये दिया गया है 12। क्या दिया गया है? 12। इस तरह से इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा दिया गया है? ये देख के चलोगे क्या हो जाएगा? 12 दिया गया है। क्या दिया गया है सबसे ज्यादा? 12। तो इसका माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा? 40 50। क्या हो जाएगा? 40। अच्छा एक काम कर लीजिए जोड़ लीजिए इसको जरा, इसको जोड़िए जरा। तो एक संचयी बारंबारता निकालना होता है। संचयी बारंबारता के लिए देखो ये अब यहाँ पे हम लिखे नहीं तो आपका काम बन जाता। क्या 6 हुआ CF के लिए, 6 हो गया, 8 8 से 14, 14 10 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 24 9, 24 और 9 23, 23 और 12 हो जाएगा 25, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। तो जब हम n/2 निकालते हैं तो क्या आता है? 35 बटे में 2, 35 बटे 2 17.5 आया। ये मान कहाँ पहुँचेगा? इसमें तो आएगा नहीं, तो आएगा इसमें। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 20 और 30। माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा? 20 और 30। किसमें पहुँचेगा? 20 और 30 में। तो पहला वाला कर लीजिए। क्या क्या दिया है ऑप्शन में? 10 से 20, बी में दिया गया है
20 से 30 और सी में दिया गया है 30 से 40 और डी में दिया गया है 40 से 50। 40 से 50 तो क्या लिखा गया है 20 से 30, माने ये वाला सही है। सिर्फ पूरा हल नहीं करना था इसमें, हमको सिर्फ माध्यिका वर्ग निकालना है कि ये वाला कौन सा मान, जब जोड़ लेते हैं पूरा तो इसको n कहा जाता है, उसका 1/2 करते हैं, जितना आता है वो वाला पद, उस नंबर का पद कहाँ फंस रहा होता है उसी हिसाब से इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 14 तक है, 17.5 वाला पद, मतलब 17.5 कोई पद नहीं होता, लेकिन आएगा कहाँ पे, इस यहाँ पड़ेगा ना, इसमें पड़ेगा, तो इसलिए उसके लिए सामने वह माध्यिका जो वर्ग अंतराल है वो होता है। अब जाएंगे, अब हम विकल्प खत्म हो गया, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे।